जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन ग्रामर के टॉपिक डिटरमिनर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डिटरमिनर्स का अर्थ होता है निर्धारक, यानी डिटरमिनर्स शब्द डिटरमाइन से बना। किससे बना है? डिटरमाइन से। और डिटरमाइन का अर्थ होता है किसी चीज को डिसाइड करना, किसी चीज को डिसाइड करना। यानी डिटरमिनर्स जो शब्द है, जो निर्धारक है, वो डिटरमाइन से बना है। और डिटरमाइन का अर्थ होता है टू डिसाइड करना। किसको डिसाइड करना? नाउन को। डिटरमाइन प्लस नाउन, यानी डिटरमिनर्स संज्ञा को डिटरमाइन करते हैं, यानी संज्ञा को निर्धारित करते हैं। ये हमेशा संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है। सर्वनाम या दूसरे किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले प्रयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं। परिभाषा यानी वह शब्द जो संज्ञा या संज्ञा समूह है, ग्रुप ऑफ नाउन की पहचान करने या अर्थ निश्चित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अपन डिटरमिनर्स कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी जो संज्ञा या सर्वनाम का अर्थ निश्चित करते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स व्हिच डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ नाउन व्हिच फॉलो देम। यानी डिटरमाइन जो वर्ड है वो डिटरमाइन किसको? नाउन को डिटरमाइन करते हैं कि वो किसके अनुसार यानी काउंटेबल है या नहीं है। अब दूसरी बात है कि ऑल डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव, यानी जो भी डिटरमिनर्स है वो सभी एडजेक्टिव है, लेकिन सभी एडजेक्टिव है वो डिटरमिनर्स नहीं हो सकते। तो ऑल डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव, सभी डिटरमिनर्स एडजेक्टिव है, बट ऑल एडजेक्टिव आर नॉट डिटरमिनर्स, यानी सभी विशेषण है वो डिटरमिनर्स नहीं हो सकते। दूसरी बात है डिटरमिनर्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन। किसके पहले प्रयुक्त होते हैं? डिटरमिनर्स हमेशा संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं। एंड मॉडिफाइड नाउन ओनली, केवल संज्ञा को ही विशेषित करते हैं या केवल संज्ञा को ही मॉडिफाई करते हैं। अब अपन को देखना है कि डिटरमिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स या टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, यानी डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, उन्हें किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है डिटरमिनर्स आर्टिकल, पहला है आर्टिकल, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, तीसरा है पोसेसिव, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा है क्वांटिफायर्स, छठा है न्यूमरल्स और सातवां है इंटरोगेटिव। यानी ये डिटरमिनर्स को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स एंड इंटरोगेटिव। अब आर्टिकल के अंदर कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दी को शामिल किया गया है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन को शामिल किया गया है। और आर्टिकल के बारे में मैंने विशेष जानकारी या पूरी विस्तृत जानकारी एक सेपरेट वीडियो में पहले दे चुका हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी दिस, दैट, दीज और दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल के अंतर्गत दिस, दैट, दीज और दोज को शामिल किया गया है। और पजेसिव माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, यानी जितने भी प्रोनाउन है वो उनको पजेसिव में शामिल किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के अंतर्गत ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को शामिल किया गया है। क्वांटिफायर्स में मच, मेनी, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, ए लिटिल, द फ्यू, ए फ्यू, मेनी, ए, इनको शामिल किया गया क्वांटिफायर्स। और न्यूमरल्स संख्यात्मक में 1, 2, 3 इस प्रकार एटसेट्रा, ऑल, बोथ, सेवरल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये न्यूमरल्स आते हैं। और इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स के अंतर्गत व्हाट और विच को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? व्हाट और विच को शामिल किया गया है। अब अपन प्रत्येक डिटरमिनर्स के प्रकार को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और सबसे पहले अपन किसको समझते हैं? आर्टिकल को। आर्टिकल भी डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी डिटरमिनर्स के अंतर्गत आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल दी होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल को ए और एन। अब ए और एन में क्या होता है? ए है जो किसी भी वर्ड या मीनिंग के का अगर पहला वर्ड या पहला लेटर कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड का अर्थ होता है
अगर उस मीनिंग का आवाज या उसकी ध्वनि अगर व्यंजन ध्वनि है तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, और अगर उसकी आवाज वोवल साउंड यानी स्वर ध्वनि है तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड अपन जैसे वर्ड है रूपी नॉट, अब इसका पहला वर्ड ओ है, लेकिन इसके अगर अपन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं तो 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो इससे पहले आएगा ए, किससे पहले आएगा ए। इसी प्रकार कार, ए कार, ए पेन, ए पेंसिल, ए चेयर, इस प्रकार जिस वर्ड की मीनिंग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन अगर व्यंजन ध्वनि में होता है पहले अक्षर का फर्स्ट लेटर का अगर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अगर व्यंजन ध्वनि है तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। दूसरी बात, अगर फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन स्वर ध्वनि यानी वोवल साउंड है तो उससे पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे वर्ड है एन एरोप्लेन, एन आई एन एमबीबीएस। पहला वर्ड उच्चारण है एरोप्लेन, 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 तो फर्स्ट जो फर्स्ट साउंड है वो वोवल साउंड है, वोवल साउंड होने के कारण एन एरोप्लेन, एन आई, एन एमबीबीएस, एन एसपी, एन एसपी, तो उनसे पहले अपन कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड अगर स्वर ध्वनि है तो आपको एन का प्रयोग करना है, अगर फर्स्ट लेटर का साउंड व्यंजन ध्वनि है तो आपको ए का प्रयोग करना है। दूसरी बात, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित वर्ड, तो वो कौन कौन से शब्दों से पहले प्रयोग किया जाता है, यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले दी का प्रयोग यूनिक ऑब्जेक्ट यानी अद्वितीय चीजों से पहले किया जाता है। तो अद्वितीय चीजें कौन सी होती है, सन, तो द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, इस प्रकार जो विश्व में अद्वितीय यानी विश्व में एक ही है उनसे पहले अपन दी का प्रयोग करते हैं, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, डिग्री जैसे तो 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड पॉजिटिव डिग्री गुड है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। तो बेस्ट से पहले अपन दी का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग। जैसे दी टॉलेस्ट, दी टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, दी मोस्ट, दी बेस्ट, यह है सुपरलेटिव डिग्री। तो इनसे पहले क्या किसका प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री होने से पहले अपन दी का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात है नेम्स ऑफ सीज, सागरों का, सागरों से पहले, रिवर्स, नदियों के नामों से पहले, माउंटेन्स, पर्वतमालाओं से पहले, लेकिन पर्वतमालाओं की पर्वत चोटियों से पहले आपको दी का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं से पहले आपको दी का प्रयोग करना है। न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों से पहले, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पंजाब केसरी, द हिंदू। डायरेक्शंस, दिशाओं से पहले यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, उनसे पहले भी अपन दी का प्रयोग करते हैं। ओशियन, सागरों से पहले भी, ग्रेट बुक्स यानी द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, उनसे पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी ऐतिहासिक स्थलों से पहले भी, ऐतिहासिक जितने भी स्थल हैं उनसे पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे पहले भी। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जितने भी वाद्य यंत्र है
जैसे तबला, उनसे पहले भी अपन द गिटार, द तबला, उनसे पहले भी अपन दी का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जो समूहवाचक संज्ञा जो अपने किसी जाति के समूह को इंगित करती है, उनसे पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रिच, द पुअर, द डॉग। अगर कोई भी वर्ड अपने समूह का इंगित करती है तो अपन वहां दी का प्रयोग करते हैं, द रिच, द पुअर, द डॉग। तो इस प्रकार डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग इन मुख्य मुख्य स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। और ए और एन का प्रयोग मैंने आपको पहले बता दिया था। और इन आर्टिकल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरा जो आर्टिकल का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस आर्टिकल की वीडियो को आप अच्छी तरह से अध्ययन करके आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट पर अच्छी कमांड कर सकते हो। डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया था दिस, दैट, दीज और दोज 4 डिटरमिनर्स को शामिल किया गया है। डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में दिस और दैट वो है एक वचन संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और दीज और दोज जो डिटरमिनर्स है वो बहुवचन संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब कहाँ दिस का प्रयोग किया जाता है, कहाँ दैट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ दीज का प्रयोग किया जाता है, कहाँ दोज का प्रयोग किया जाता है, अब मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। दिस है वो समीप की एक वचन संज्ञा को, हमारे नजदीक जो कोई भी वस्तु है उसको इंगित करने के लिए अपन दिस का प्रयोग करते हैं, और दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह। तो समीप की एक वचन संज्ञा को इंगित करने के लिए अपन दिस, जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए कार, दिस इज ए व्हाइट बोर्ड, तो समीप की एक वचन संज्ञा को दर्शाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन गणनीय संज्ञा के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। और दिस के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब दैट है वो दूर की एक वचन संज्ञा को दर्शाने के लिए, दैट कार, दैट काउ, दैट चेयर, तो दूर की एक वचन संज्ञा को दर्शाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और दैट में जिस प्रकार दिस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार दैट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और दैट के साथ ही सिंगुलर वर्ब, अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको सेंटेंस के अंतर्गत कैसे पता चलेगा कि ये वस्तु नजदीक है या ये वस्तु दूर है, इस बात का कैसे पता चलेगा? इस बात का पता लगाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि अगर सेंटेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, अगर सेंटेंस में वर्तमान काल सूचक कोई शब्द है तो और एक वचन संज्ञा है, वहां आपको दिस का प्रयोग करना है। और पास्ट टेंस, भूतकाल सूचक एक वचन संज्ञा है तो वहां आपको दैट का प्रयोग करना है। यानी एग्जाम के अंतर्गत अगर सेंटेंस दे दिया तो अगर सेंटेंस में कैसे पता करोगे आप कि ये वस्तु नजदीक है, ये स्थान नजदीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा संकेत है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का मतलब इज, आर, एम या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस है तो आपको प्रेजेंट टेंस, और सेकंड फॉर्म या वाज या वर है तो वो पास्ट सूचक संकेत है। तो प्रेजेंट टेंस होने पर आपको दिस का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस होने पर आपको दैट का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस है दिस हाउस इज नीट एंड क्लीन, यहाँ क्या दिया गया है? दिस दिया गया है, तो आपको यहाँ डिटरमिनर दिस का प्रयोग करना है। बुक इज माइन, यहाँ भी संकेत दिया गया है तो दिस बुक इज माइन, यहाँ इज दिया गया है, यहाँ भी आपको दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, तो इस प्रकार दिस का प्रयोग करना है। और दैट का, जैसे सेंटेंस में यहाँ वाज दिया गया है तो आपको लिखना है दैट प्लेस वाज अगली, मूवी वाज वर्थ वाचिंग, यहाँ वाज का प्रयोग है तो आपको दैट का प्रयोग करना है। स्टूडेंट इन द क्लास
वाज वेरी नॉटी, तो यहाँ भी आपको दैट का प्रयोग करना है। तो ये तो हुआ दिस और दैट का प्रयोग, यानी समीप की एकवचन संज्ञा के लिए दिस का प्रयोग और दूर की एकवचन संज्ञा के लिए दैट का प्रयोग। अब दीज और दोज क्लियर लिखा हुआ है, एक वचन के लिए दिस दैट, बहुवचन के लिए दीज और दोज। जिस प्रकार समीप के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार समीप के लिए बहुवचन संज्ञा होने पर दीज का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन गणनीय संज्ञा होने पर अपन दीज का प्रयोग करते हैं, और दीज समीप की बहुवचन संज्ञा को दर्शाने के लिए। अब अगर अपने पास दो या दो से अधिक कोई वस्तु है और हमारे नजदीक है, तो अपन दीज चेयर्स आर माइन, तो बहुवचन संज्ञा, और नजदीक होने पर अपन दीज का प्रयोग करते हैं। दीज का अर्थ होता है ये, दोज का अर्थ होता है वे। दूसरी बात, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और दोज में दूर की बहुवचन संज्ञा को दर्शाने के लिए, अगर दूर है और बहुवचन संज्ञा है तो आपको दोज का प्रयोग करना है। और दोज प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन गणनीय जो संज्ञा है उनके साथ दोज का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा जो संकेत है वो जिस प्रकार मैंने दिस और दैट के साथ बताया गया था कि दिस है वो प्रेजेंट टेंस में दिस, पास्ट टेंस में दैट, उसी प्रकार एग्जाम के अंतर्गत बहुवचन संज्ञा है, लेकिन नजदीक और दूर का पता लगाने के लिए आपको अगर प्रेजेंट टेंस में वो सेंटेंस है और बहुवचन संज्ञा है तो आपको दीज का प्रयोग करना है, और अगर सेंटेंस में बहुवचन संज्ञा है और पास्ट टेंस का सूचक है तो आपको दोज का प्रयोग करना है। जैसे बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ प्रेजेंट टेंस का सूचक दिया गया है, तो यहाँ आपको लिख रहे हैं दीज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरे सेंटेंस में लिखना है गर्ल्स आर सिंगिंग इन द क्लास, प्लूरल नाउन है तो आपको यहाँ दीज का प्रयोग करना है। दूसरा है बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, यहाँ वर दिया गया है तो आपको यहाँ लिखना है दोज, यानी वे लड़के कक्षा में शोर कर रहे थे। यहाँ वर दिया गया है तो यहाँ भी आपको दोज का प्रयोग करना है। तो यह था दिस, दैट, दीज और दोज का डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का ज्ञान या जानकारी, जिसके द्वारा परीक्षा में आप अच्छी तरह से दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के अंतर्गत ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को शामिल किया गया है, यानी ईच का प्रयोग, एवरी का प्रयोग, आइदर का प्रयोग और नाइदर का प्रयोग एक डिटरमिनर्स के रूप में किस प्रकार करते हैं। जैसे ईच, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक या प्रत्येक, प्रत्येक या प्रत्येक, और ईच के अंतर्गत सीमित व निश्चित वस्तुओं के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है, सीमित व निश्चित वस्तु के लिए। और दो या दो से अधिक वस्तुओं को अगर एक एक करके समझाया जाता है या एक एक करके बताया जाता है तो ईच का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो 100 किलो की एक बोरी है और उसमें से प्रति किलो जो चावल है, चाहे चीनी है या गेहूं है, कोई भी अगर प्रति किलो का मूल्य बताना है तो वहां भी ईच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें निश्चित संख्या है। 100 किलोग्राम उसमें वजन है, यानी 100 किलो चावल है या 100 किलो गेहूं है, तो वो जहां निश्चित संख्या होती है उसको बताने के लिए और उस प्रत्येक को ईच किलोग्राम या ईच राइस, ईच प्रति किलो, प्रति या प्रत्येक ईच का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है ईच का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ईच का प्रयोग, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और एक विशेष बात जो ईच और एवरी में जो डिफरेंस है, ईच को अपन प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में दोनों में काम में ले सकते हैं, जबकि एवरी को केवल एडजेक्टिव के रूप में ले सकते हैं। यानी प्रोनाउन और एडजेक्टिव का मतलब होता है यानी केवल बिना संज्ञा के अगर है तो वहां भी अपन ईच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एवरी के साथ नाउन होना बहुत जरूरी है। तो नाउन होने पर वो एडजेक्टिव का काम करती है और नाउन नहीं होने पर वो प्रोनाउन का काम करता है। जैसे ईच हैज ए गन, ईच हैज ए गन या ईच बॉय हैज ए गन। अगर ईच हैज ए गन है तो वो तो यहाँ ईच है, वो प्रोनाउन का काम करता है।
ईच है ये गन, यहाँ ईच है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और सब्जेक्ट का मतलब एक प्रोनाउन का रूप है। और ईच स्टूडेंट शुड कम ऑन टाइम, ईच स्टूडेंट शुड कम ऑन टाइम, यहाँ ये ईच है वो एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब डिटरमिनर्स का काम करता है। ईच है ये गन और ईच स्टूडेंट शुड कम ऑन टाइम। मुख्य इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ईच का प्रयोग अपन प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम में ले सकते हैं। ईच शीट ऑफ दिस रूम वाज टेकन, यानी एक कमरे के अंदर जितनी भी सीटें हैं वो निश्चित है, 5 है या 10 है, यानी एक कमरे के अंदर जितनी भी निश्चित सीटें हैं उस सीटों में से ईच शीट ऑफ दिस रूम वाज टेकन, यानी प्रत्येक सीट को ले लिया गया है। ईच, यहाँ ईच है वो प्रोनाउन के रूप में काम में लिया गया है क्योंकि उसके बाद ईच के बाद वो नाउन नहीं है, केवल यह सब्जेक्ट के रूप में ईच काम आता है। सब्जेक्ट में रूप में काम आने पर ईच एक प्रोनाउन है और नाउन के साथ काम आने पर ईच एक एडजेक्टिव। एवरी, एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक या हरे, प्रत्येक या हरे। अब एवरी के अंतर्गत असीमित और अनिश्चित वस्तु के पहले किया जाता है। एवरी में एक ग्रुप पर एक साथ ध्यान देने के लिए, अगर कोई ग्रुप है, कोई संज्ञाओं का जो दल है उस पर एक साथ ध्यान देने के लिए अपन एवरी का प्रयोग करते हैं और एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने पर सिंगुलर वर्ब का काम दिया जाता है। दूसरी बात जो विशेष ध्यान रखने योग्य है कि इट इज प्योर एडजेक्टिव, एवरी है वो प्योर एडजेक्टिव है क्योंकि केवल एवरी एक प्रोनाउन के रूप में काम में नहीं आता है, इसलिए एवरी अपने आप में एक प्योर एडजेक्टिव है, जबकि ईच है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। प्योर एडजेक्टिव का मतलब होता है बिना संज्ञा के इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी एवरी के साथ नाउन होना बहुत जरूरी है, बिना नाउन के एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ऊपर अपन ने ईच का प्रयोग किया था, ईच शुड ट्राई, तो ईच के बाद नाउन नहीं है, लेकिन एवरी के साथ नाउन होना बहुत जरूरी है। जैसे एवरी सोल्जर, एवरी सोल्जर है जगह, प्रत्येक सैनिक के पास एक बंदूक है, गन है। एवरीवन, अब यहाँ एवरी, एवरी के साथ वन, प्रत्येक को कोशिश करनी चाहिए। एवरीवन शुड ट्राई। एवरी शीट वाज टेकन, यहाँ कोई निश्चित संख्या नहीं है, एवरी शीट वाज टेकन, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ईच शीट ऑफ दिस रूम वाज टेकन, यानी दिस रूम इस कमरे की सीटों को निश्चित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ ईच का प्रयोग किया गया है। और एवरी शीट वाज टेकन, यहाँ कोई निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं है, इसलिए एवरी का प्रयोग किया गया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। अब अपन देखते हैं आइदर और नाइदर का प्रयोग। आइदर का अर्थ होता है दो या दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। अब आइदर को अपन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम में ले सकते हैं, यानी आइदर का प्रयोग बिना संज्ञा के भी काम में ले सकते हैं और संज्ञा के साथ भी काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक है तो वहां आइदर का प्रयोग किया जाता है। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर चारों का ही प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। Either boy is ready to cross the road और either is ready to cross the road, यहाँ ये प्रोनाउन का काम करता है और यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करता है। You can take either of them, उन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो। Either of these two pen is blue, either of these two pen is blue, यानी दो पेनों में से आप किसी भी पेन को एक को ले सकते हो। नाइदर, नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से
कोई नहीं। दूसरा अंतर है कि आइदर का प्रयोग अपन नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। अगर उस सेंटेंस के अंतर्गत कोई नकारात्मक सूचक वर्ड है वहां अपन नाइदर का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां अपन आइदर का प्रयोग करना है। नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक। यूज एज ए प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, जिस प्रकार आइदर का प्रयोग प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है, उसी प्रकार नाइदर का प्रयोग भी प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं। लेकिन आइदर का प्रयोग अपन नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है, इसीलिए इसका प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ही गेव मी नाइदर बुक। Neither answer is correct. Neither answer is correct. Neither boy is ready to cross the road. दोनों में से कोई नहीं जाता है, वहां neither का प्रयोग किया जाता है। और दोनों में से अगर कोई एक जा सकता है तो either boy is ready to cross the road। दोनों सेंटेंस सेम है, एक में either का प्रयोग किया गया है, एक में नाइदर का प्रयोग किया जाता है। जहां दोनों में से कोई नहीं जाता है वह नाइदर का प्रयोग किया जाता है, अगर दोनों में से कोई एक जाता है वह आइदर का प्रयोग किया जाता है। नाइदर ऑफ द टीम इज इन गुड कंडीशन, यानी इन दो टीमों में से कोई भी एक टीम अच्छी है। तो इस प्रकार अपन ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। क्वांटिफायर्स, डिटरमिनर्स या नंबरेट्स डिटरमिनर्स के अंतर्गत सम और एनी का प्रयोग किया जाता है। अब सम का अर्थ होता है कुछ और एनी का अर्थ होता है कोई या कुछ। अब इन दोनों का अलग अलग यूज करने के अलग अलग तरीके हैं कि सम का प्रयोग किसमें किया जाता है और एनी का प्रयोग किसमें किया जाता है। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनना ताकि आपके समझ में आ सके। सम का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, यानी गणनीय बहुवचन संज्ञा के साथ सम का प्रयोग किया जाता है। सम उन्हीं वाक्यों में किया जाता है जो वाक्य एफर्मेटिव सेंस या सकारात्मक वाक्य का भाव देते हैं या सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें एफर्मेटिव सेंटेंस है। और एफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस है शी वांट्स मनी, यह एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें सम का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है बॉयज आर एब्सेंट टुडे, यह भी एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इनमें भी प्रयोग किया जाएगा सम का प्रयोग। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि काउंटेबल प्लूरल नाउन होनी चाहिए और एफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको नाउन से पहले सम का प्रयोग करना है। दूसरा है सम का प्रयोग नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी वो वाक्य जिनमें नकारात्मकता का भाव भी हो और वो प्रश्नवाचक दोनों है, तो यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक साथ है, तो उन वाक्यों में भी काउंटेबल नाउन के साथ सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे डोंट यू नीड बुक्स, यह प्रश्नवाचक है भी है और नकारात्मक वाक्य भी है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक साथ होने पर अपन को सम का प्रयोग करना। दूसरा सेंटेंस है विल यू नॉट लैंड मी मनी, यह भी प्रश्नवाचक वाक्य है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, इसलिए प्रश्नवाचक और नकारात्मकता का भाव दे रहा है, इसलिए यहाँ भी सम का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, एक तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है। और तीसरी बात है यदि वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन का भाव हो, यानी वाक्य में प्लीज, काइंडली, विल, वुड या कुड का प्रयोग किया गया है, तो अपन को ये जो प्लीज, काइंडली, विल, वुड, कुड है वो पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव देते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट होने पर अपन को सम का प्रयोग करना है। प्लीज गिव मी सम रुपीज, वुड यू लाइक स्वीट्स। अब आप इसको प्रश्नवाचक मत मान लेना, वाक्य तो प्रश्नवाचक है लेकिन ये रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, इसलिए यहाँ आएगा सम। अगला है यदि प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ में मिलने की आशा हो, प्रश्नवाचक वाक्य है, आप किसी से कुछ मांग रहे हो, क्या आप मुझे ये चीज दोगे, तो अगर उसका उत्तर पॉजिटिव या यस में मिल रहा है तो आपको वहां सम का प्रयोग करना है कि हैज ही मेड टेबल्स, यस ही इज, यानी इसका आंसर है वो हाँ में मिलने की संभावना है, तो आपको इसमें सम का प्रयोग करना। हैज शी गिवन सम
बुक, क्योंकि इसका आंसर भी पॉजिटिव यस में मिलने की आशा है, इसीलिए आपको सम का प्रयोग करना पड़ा। अब एनी इसका बिल्कुल विपरीत है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, तो एनी में नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में सम का प्रयोग किया जाता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक की यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है, जैसे काउंटेबल सिंगुलर या प्लूरल नाउन। चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, काउंटेबल नाउन है तो आपको एनी का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में यदि वाक्य नकारात्मकता का भाव देते हैं तो आपको काउंटेबल नाउन से पहले एनी का प्रयोग करना है। देयर इजंट बुक इन द बैग, यह भी नकारात्मक वाक्य है, इसीलिए आपको यहाँ एनी का प्रयोग करना है। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, या तो वाक्य WH वर्ड से शुरू हो या वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यदि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और आपको सम या एनी में से कुछ बढ़ने का कहा जाए तो आपको एनी का प्रयोग करना है। डू यू हैव बुक इन द इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ आपको एनी का प्रयोग करना है क्योंकि वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। आर यू प्लेइंग गेम्स, यहाँ भी आपको एनी का प्रयोग करना है। अगला है नेगेटिव एडवर्ब्स, नकारात्मक क्रिया विशेषण। अगर सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं हो और इंटरोगेटिव वाक्य भी नहीं हो, लेकिन वाक्य के अंतर्गत यदि नेगेटिव एडवर्ब्स नकारात्मक क्रिया विशेषण जैसे बेयरली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, नाइदर, नॉर, इनमें से किसी एक वर्ड का प्रयोग किया गया है तो आपको एनी का प्रयोग करना है, क्योंकि ये वर्ड है वो नकारात्मकता का भाव देते हैं। ये नकारात्मक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण होने के कारण यहाँ आपको एनी का प्रयोग करना है, क्योंकि इस वाक्य में हार्डली का प्रयोग किया गया है। अगला है सी सेल्डम सीज ड्रामा, यहाँ भी सेल्डम नकारात्मकता का भाव दे रहा है, इसलिए यहाँ भी आपको एनी का प्रयोग करना। चौथा रूल है यदि वाक्य के अंतर्गत कंडीशनल सेंटेंस हो, इफ या वेदर का प्रयोग किया गया है या विदाउट के बाद में रिक्त स्थान है तो आपको एनी का प्रयोग करना है। कम टू मी इफ यू वांट एनी बुक, अगर आपको किसी वस्तु की जरूरत है तो मेरे पास आओ। चाइल्ड वॉक्स स्लोली विदाउट एनी हेल्पर, बिना किसी सहायक के बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, तो विदाउट के बाद भी एनी का प्रयोग किया जाता है। इफ और वेदर इनके साथ भी एनी का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स में सम और एनी के बाद आज अपन मच और मैनी के बारे में भी और सीखेंगे। मच का अर्थ होता है बहुत और मैनी का अर्थ होता है बहुत से। अंतर इतना है कि मच का प्रयोग क्वांटिटी मात्रात्मक और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को इंडिकेट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को बताने के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। और मैनी ए लार्ज नंबर ऑफ वन कैटेगरी, एक ही श्रेणी की संख्या बहुतायत अगर संख्या में ज्यादा है और वो एक ही श्रेणी की संख्या है जिनको अपन गिन सकते हैं, वह मैनी का प्रयोग किया जाता है। मैनी का प्रयोग नंबर संख्याओं में किया जाता है और मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी जिन संज्ञाओं को अपन बहुवचन में है और गिन सकते हैं वह मैनी का प्रयोग किया जाता है। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक में है और वहां संज्ञाओं को इंडिकेट करना है तो अपन हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मैनी। संख्यात्मक आंकड़े बताने के लिए मैनी और प्रश्नवाचक में हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है और मात्रात्मक आंकड़े बताने के लिए संख्या में मच और मैनी और मात्रा में हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है देयर इज ट्रैफिक ऑन द रोड, तो आपको नाउन देखनी है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ मच का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मैनी डू यू हैव, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है और यह मैनी के बारे में अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया गया है, इसलिए आपको यहाँ हाउ मच का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है? हाउ मच का। तीसरा सेंटेंस है हैव यू मनी, इसमें सबसे पहले रिक्त स्थान नहीं है, इसलिए आपको यहाँ केवल मच का प्रयोग करना है।
हैव यू मच मनी, क्या तुम्हारे पास धन है। इसका आंसर यस या नो में पूछा जा रहा है, इसलिए मच का प्रयोग किया जाता है। और दोनों सेंटेंस है कि हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना धन है। अगला सेंटेंस है आई डाउट इफ शी हैज ब्यूटी, तो आपको ब्यूटी को देखना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो ये ब्यूटी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ आपको मच का प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस है ईट एज केक एज यू लाइक, तो केक अनकाउंटेबल है, इसकी कितने मात्रा है ये पता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ मच का प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस है डोंट टेक टू साल्ट, साल्ट भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसके साथ भी मच का प्रयोग करना है। तो आपको इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मच का प्रयोग क्वांटिटी यानी मात्रा बताने के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है वाटर कैन यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पी सकते हो, तो यहाँ आएगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। तो मात्रात्मक बताने के लिए अपन मच का प्रयोग करते हैं, और संख्यात्मक और काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन को बताने के लिए मैनी का प्रयोग करना है। तो देयर आर पेन्स इन द बैग्स, तो ये पेन्स ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ आएगा मैनी। बुक्स डिड यू बाई, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वाक्य है, तो यहाँ आएगा हाउ मेनी बुक्स, क्योंकि यहाँ बुक्स है ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है। मेन वर्क इन द वार, अब दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हाउ मेनी का प्रयोग किया गया है, और एफर्मेटिव सेंटेंस है और ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ मेनी का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस देखो स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, तो यहाँ आपको आएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे। ये तो कंपैरिजन हुआ मच और मेनी का। अब मैं आपको एक दूसरा कंपैरिजन बता रहा हूँ। मेनी के अंदर ही अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मेनी का प्रयोग किया जाता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो मेनी ए या मेनी एन का प्रयोग करना है। तो मेनी ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मेनी एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ कि मेनी ए का प्रयोग वहां किया जाता है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। कौन सी नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस नाउन का उच्चारण यदि व्यंजन ध्वनि में है, नाउन का उच्चारण यदि व्यंजन ध्वनि में है और नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपको मेनी ए का प्रयोग करना है। कैसे, मेनी ए बॉय एज अर्जेंट टुडे। तो यहां आपको देखना है कि नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इस नाउन का उच्चारण करना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ अपन ने प्रयोग किया है मेनी ए बॉय, और मेनी एन का प्रयोग कहाँ करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस अगर नाउन का उच्चारण वोवल साउंड स्वर ध्वनि है, नाउन का उच्चारण यदि स्वर ध्वनि में है तो आपको मेनी एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, मेनी एन ऑरेंज वर इन द बास्केट, किसका प्रयोग करना है, यहाँ इस नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ऑरेंज, सिंगुलर काउंटेबल, यहाँ आएगा वाज, वर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा वाज, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के कारण नाउन का उच्चारण अगर स्वर ध्वनि में है तो आपको मेनी एन का प्रयोग करना है, और अगर नाउन का उच्चारण व्यंजन ध्वनि में है तो आपको मेनी ए का प्रयोग करना है। तो आपको साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय साउंड का विशेष ध्यान रखना है, साउंड के आधार पर ही मेनी ए और मेनी एन का प्रयोग करना। अब अपन लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे लिटिल है वो मात्रात्मक रूप को बताते हैं, और फ्यू है वो संख्यात्मक रूप को बताता है। यानी लिटिल अगर मात्रा में नहीं के बराबर, नॉट एनी यानी बहुत कम
मात्रा में है तो अपन लिटिल का प्रयोग करते हैं, और लिटिल में अनकाउंटेबल नाउन का साथ प्रयोग किया जाता है लिटिल का, और काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस में नेगेटिव सेंस यानी नकारात्मक भाव ने के बराबर अगर भाव दिया जाता है सेंटेंस में तो आपको लिटिल का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार एक उदाहरण है कि हमारे पास इतना दूध है कि हम चाय नहीं बना सकते, या हमारे पास इतनी शक्कर है कि हम इसे चाय मीठी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ लिटिल का प्रयोग किया जाता है। और हमारे पास इतना दूध है कि हम चाय बना सकते हैं, पॉजिटिव सेंस देता है तो वहाँ अपन ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। यानी नेगेटिव सेंस देने पर अपन लिटिल का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव सेंस देने पर अपन ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास जितना दूध था वो सारा का सारा बह गया या खट्टा हो गया तो अपन द लिटिल का प्रयोग करते हैं। या हमारे पास जो दूध था वो बिल्ली पी गई है, या हमारे पास जितना भी धन था वो खो गया है, तब अपन द लिटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि नेगेटिव सेंस नकारात्मक भाव देता है और अनकाउंटेबल नाउन है ने के बराबर तो अपन ए लिटिल पढ़ते हैं। जैसे देयर इज मिल्क सो यू कैनॉट मेक टी, यानी इस सेंटेंस में आपको नेगेटिव सेंस दिया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ लिटिल का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है, लिटिल का प्रयोग करना। वी थिंक अबाउट सडन इवेंट्स, हम अचानक घटनाओं के बारे में बहुत कम सोचते हैं, नहीं के बराबर सोचते हैं, इसलिए यहाँ आएगा लिटिल। यानी सेंटेंस के भाव को समझकर आपको लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग करना। अब अपन ए लिटिल के बारे में, ए लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस और मात्रा में कुछ, पॉजिटिव सेंस बताता है यानी सकारात्मक भाव देता है, वह अपन ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो यहाँ आपको ए लिटिल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ए लिटिल का, जहाँ पॉजिटिव सेंस बताया जाता है। या इट रैन यस्टरडे, यहाँ आएगा ए लिटिल, इट रैन ए लिटिल यस्टरडे, यानी कल कुछ वर्षा हुई थी। और द लिटिल का प्रयोग मात्रा में था जो पूरा का पूरा, या मात्रा में जो संपूर्ण है उस समय जहां न नेगेटिव और न पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का जहां पता नहीं चलता है वह अपन को द लिटिल का प्रयोग करना है। जहां नेगेटिव का भाव पता चलता है वहाँ लिटिल का प्रयोग, जहाँ पॉजिटिव का पता चलता है वहाँ ए लिटिल का प्रयोग, और जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का पता नहीं चलता है वह अपन को द लिटिल का प्रयोग करना है। He has lost money that his father has sent, तो यहाँ आपको करना है द लिटिल, यानी उसके पास जितने पैसे उसके पिताजी ने भेजे थे वो सारे के सारे खो चुके हैं। She has spent money she had, उसके पास जितना पैसा था वो सारा का सारा उसने खर्च कर दिया, तो वहाँ आएगा द लिटिल। ये तो हुई लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल की बात। यह है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में आपको सेम वही स्थिति है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अगर नेगेटिव सेंस देता है वहाँ आपको फ्यू का प्रयोग करना है, जहाँ पॉजिटिव सेंस देता है वहाँ आपको ए फ्यू का प्रयोग करना है, और जहाँ संख्या में पूरा का पूरा यानी वो न नेगेटिव और न पॉजिटिव का भाव देता है वहाँ द फ्यू का प्रयोग करना। जैसे ये इसका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन में किया जाता है, और यदि नेगेटिव सेंस देता है तो अपन को फ्यू का प्रयोग करना है, एज आई फ्यू। यहाँ आपको देखना है काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो आपको फ्यू का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ हार्डली ये नेगेटिव का संकेत है। सिटीज ऑफ इंडिया हैव स्प्लेंडेड, यानी भारत में बहुत कम शहर है जो शानदार है, तो यहाँ आएगा फ्यू। अब ए फ्यू, संख्या में कुछ और पॉजिटिव सेंस देता है। जैसे द पेपर वाज टफ, पेपर थोड़ा क्लिष्ट था। ओनली स्टूडेंट्स हैव पास्ड, यानी यहाँ पॉजिटिव सेंस दिया जा रहा है तो यहाँ आएगा ए फ्यू। पीपल आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ लोग खुश हैं तो यहाँ आएगा ए फ्यू। अब द फ्यू का प्रयोग कहाँ होगा? संख्या में पूरा का पूरा, यानी न नेगेटिव सेंस है और न ही पॉजिटिव सेंस है, वहाँ अपन द फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज डोनेटेड बुक्स ही हैड टू द लाइब्रेरी। बुक्स काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भाव नहीं है,
तो यहाँ आएगा द फ्यू। किसका प्रयोग आएगा? द फ्यू। अगला सेंटेंस है आई रीड बुक्स आई हैड। मेरे पास जितनी भी पुस्तकें थी वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली है, वो आएगा द फ्यू। शी हैज गॉन थ्रू बुक्स शी हैज, यानी उसके पास जितनी भी पुस्तकें थी उन पुस्तकों में सारे में उसने ध्यान लगा लिया है, तो वहाँ आएगा द फ्यू। इसीलिए आपको फ्यू, एफ यू और द फ्यू में सेंटेंस के भाव को यानी सेंटेंस के सेंस या सेंटेंस के मीनिंग को देकर अनकाउंटेबल नाउन होने पर लिटिल और काउंटेबल प्लूरल नाउन होने पर आपको फ्यू, एफ यू और द फ्यू का प्रयोग